ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे ग्रह के अतिरिक्त कुछ और भी पिंड हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जब हमारा जब बिग बैंग नामक घटना घटी तो उस बिग बैंग नामक घटना के पश्चात सूर्य का निर्माण हुआ और उस सूर्य से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जिस समय यह घटना घट रही थी उसी समय कुछ और भी पिंड अस्तित्व में आए। केवल ग्रह का निर्माण, केवल स्टार का ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इसके अतिरिक्त बहुत सारे पिंड हमारी आकाशगंगा, हमारे यूनिवर्स में अस्तित्व में आए हैं। चूंकि हम अपने सौरमंडल की बात कर रहे हैं, तो हमारे सौरमंडल में जिस समय सन का निर्माण हुआ उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के ग्रहों का, हमारे जो 8 ग्रह हैं ये, और इन 8 ग्रहों के अतिरिक्त और भी विभिन्न प्रकार के पिंडों का निर्माण हुआ, जिसके विषय में अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में चीजें होंगी कि क्या और कौन से पिंड हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, और बहुत सारे पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह का निर्माण, जैसे कॉमेट्स यानी धूमकेतु का निर्माण हुआ, बौने ग्रह का निर्माण हुआ, जैसे उल्का पिंड का निर्माण हुआ, उल्का का निर्माण हुआ। इस प्रकार के विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ है, उन्हें हम इस क्लास में आज कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने सौरमंडल में पढ़ा है कि हमारे परिक्रमा सन की परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, और इस प्रकार के कुल 8 पिंड अस्तित्व में आए हैं। यदि हम अपने सौरमंडल की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा, सबसे नजदीक, सबसे समीपतम यदि कोई ग्रह है तो वो है बुध, और बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है तो आता है शुक्र ग्रह, और शुक्र के बाद तो बोले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। परंतु किंतु इससे पहले एक मेखला हमने देखी थी, प्रीवियस क्लास यदि आपने देखी है तो वहां पर एक मेखला के बारे में हमने चर्चा की थी। उसको हमने अपने बोर्ड पर देखा था। वो क्या था? वो था एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह पेटी या क्षुद्र ग्रह मेखला। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो क्षुद्र ग्रह मेखला है, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, जो छोटे छोटे से लेकर के, जिनका व्यास 1 मीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकता है। तो इस विषय में हम जानकारी आज अध्ययन करेंगे। स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं आदित्य, और आप देख रहे हैं नारायणी गुरुकुल। प्यारे बच्चों, समय को वेस्ट न करते हुए मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, और आइए चलते हैं, देखते हैं कि वह एस्टेरॉयड बेल्ट की अवस्थिति कहाँ है, वह क्षुद्र ग्रह मेखला की अवस्थिति कहाँ है जहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और धूमकेतु कहाँ पाया जाता है, धूमकेतु की कहाँ अवस्थिति है, उल्का पिंड कहाँ पाए जाते हैं, उल्का के विभिन्न नाम हैं, कहीं उसे उल्का कहा गया, फिर उसे उल्का पिंड कहा गया। तो उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है, इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे सौरमंडल की तरफ। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या रहा? सन, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। इसके सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है बेटा? बुध है। इसके बाद कौन है? शुक्र है सर, बोलते चलिए। शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है बेटा? मंगल है। मंगल है, वेरी गुड। मंगल के बाद कौन है? क्या मंगल है क्या? नहीं। शुक्र के बाद कौन है बेटा? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? तो मंगल है। पृथ्वी के बाद मंगल है, और इस मंगल ग्रह के बाद ही एक बेल्ट पाई जाती है। बेल्ट क्या? एक मेखला है, बेल्ट ही कह लें हम, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसके पश्चात क्या है बेटा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है। फिर क्या है बेटा? अरुण है, और फिर वरुण है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो कहने का मतलब, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में, कि एस्टेरॉइड होता क्या है। ठीक है।
तो बेटा मंगल ग्रह या मार्स प्लेनेट और जुपिटर प्लेनेट बृहस्पति ग्रह के परिक्रमण पथ के परिक्रमण पथ के या परिक्रमण कक्षाओं के मध्य स्थित मध्य में कुछ विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, और ये जो छोटे पिंड होते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये 1 मीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक व्यास वाले हो सकते हैं, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसे माना गया है वह है बेटा आपका, वो है सेरस। हालांकि इसे 2006 में IAU की बैठक में इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, परंतु यह एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है, इसलिए इसे हम सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। बात समझ में आई क्या? क्लियर ना? ये क्या है बेटा? ये है आपका क्षुद्र ग्रह मेखला, या इसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? यदि हमें क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ नोट करना हो तो हम कैसे नोट करेंगे? सबसे पहली बात, क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति के बारे में, क्या कि यह कहाँ अवस्थित है। ध्यान दीजिए, कहाँ अवस्थित है? तो ये बेटा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के परिक्रमण कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं। और कहाँ स्थित हैं ये स्थित हैं किसमें? तो क्षुद्र ग्रह मेखला में। किसमें स्थित है बेटा? क्षुद्र ग्रह मेखला में। ठीक है, स्थित होते हैं ये भाई लगभग सबसे छोटे से लेकर के ये 100 किलोमीटर व्यास वाले तक हो सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? होते क्या है भाई? इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कि क्षुद्र ग्रह की डेफिनेशन बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि मंगल और बृहस्पति के परिक्रमण कक्षाओं के मध्य स्थित धात्विक और चट्टानी पिंड ही क्या कहलाते हैं? टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। धात्विक और ये अवस्थिति हो गई। डेफिनेशन की यदि बात करेंगे तो क्या कहेंगे? लिखेंगे क्या? यही चीज, मंगल और बृहस्पति के परिक्रमण कक्षाओं के मध्य स्थित के बाद आप लिखिएगा स्थित चट्टानी व धात्विक टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है ना? मैंने अवस्थिति बताई मंगल और बृहस्पति के बीच में, फिर हमने बात की कि बेटा इसकी परिभाषा के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य या मंगल और बृहस्पति की परिक्रमण कक्षाओं के मध्य स्थित छोटे छोटे चट्टानी और धात्विक टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और इन चट्टानी टुकड़ों से एक मेखला का निर्माण होता है, जिसे क्षुद्र ग्रह मेखला कहते हैं। यानी इनके समूह को, इन टुकड़ों के समूह को क्या कह देते हैं? क्षुद्र ग्रह मेखला कहते हैं। ठीक है ना? एक प्रकार का क्या, एक मेखला का निर्माण हो जाता है, एक प्रकार के बेल्ट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई कि नहीं भाई? बात क्लियर हुई है? क्लियर? अब आगे चलते हैं। बेटा मैंने अभी आपको बताया इसी में क्या कि क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है? इसे नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहते हैं बेटा सेरस को। किसे कहते हैं? सेरस को। ठीक है, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है। परंतु यहीं पर अगर हम नोट करना चाहें तो कर लें, नहीं तो मैं जब बौना ग्रह पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। एक बार यहाँ पे आप नोट जरूर कर लीजिए, नहीं दिमाग से उतर जाएंगी चीजें। क्या कि बेटा
आईएयू की 2006 आईएयू की 2006 की बैठक में इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है किसे? सेरस को। लेकिन क्योंकि यह एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है, इसलिए हम इसका सबसे बड़ा पिंड इसे कह देते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह इसे कह देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? इसे आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे कुछ और चीजें बताऊंगा। हो गया होगा ये नोट, मैं इसे इरेज करता हूँ। फिर आगे हम लोग चलते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग जानते हैं, कुछ और चीजें हम जानते हैं कि हाल में क्या आविष्कार किए जा रहे हैं जिसके द्वारा हम क्या क्या अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, हाल ही में क्या क्या आविष्कार किए जा रहे हैं उनके विषय में। तो प्यारे बच्चों, क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित या हमारे क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि जो नासा है आपका, क्या नासा, इसके द्वारा OSIRIS ओरिसिस रेक्स REX नामक मिशन भेजा गया है। ओसिरिस रेक्स नामक मिशन भेजा गया है, जिसके माध्यम से हम सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित आंकड़ों के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, क्या है? ओरिसिस रेक्स नामक एक मिशन भेजा गया है जो क्षुद्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेगा और उससे संबंधित आंकड़ों को हमारे पास भेजेगा। यह किसके द्वारा भेजा गया है? तो यह नासा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इसने बेनू नामक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी जानकारी दी है। ठीक है ना? ये 2 पॉइंट, क्या पहले हमने क्या क्या पढ़ा भाई? क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले धात्विक और चट्टानी टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनके समूह से बनी हुई मेखला क्षुद्र ग्रह मेखला कहलाती है और यह कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह मेखला में पाए जाते हैं जिसकी अवस्थिति मंगल और बृहस्पति के मध्य है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो है सेरस, और सेरस को 2006 में आईएयू की बैठक में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। और फिर मैंने बताया आपको यहाँ पर कि नासा ने क्षुद्र ग्रह से संबंधित अध्ययन करने के लिए ओरिसिस नामक, क्या चीज? ओसिरिस नामक OSIRIS नामक मिशन लॉन्च किया है, मिशन भेजा है, जिसका उद्देश्य क्या है? क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना। और हाल ही में इसने क्या किया है? बेनू नामक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी दी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर ना? इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट। अब चलते हैं बच्चा, हम लोग बौने ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या है बेटा? बौना ग्रह। क्या है? बौना ग्रह दूसरा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, या भी रहने देते हैं। अभी मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा बौने ग्रह की अवस्थिति कहाँ है उसके विषय में। ठीक है, जैसे क्यूपर बेल्ट क्या होती है, तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वरुण ग्रह के बाद एक बेल्ट पाई जाती है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं, और इस बेल्ट में यदि किसी बौने ग्रह की अवस्थिति है तो उसे प्लूटॉइड की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आइए चलते हैं हम लोग क्या बौने ग्रह को पढ़ लेते हैं कि बौना ग्रह क्या होता है। बौना ग्रह क्या चीज? इसे कहते हैं बेटा ड्वार्फ प्लैनेट, इंग्लिश में ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? तो कभी आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ऐसे आकाशीय पिंड जिनके गुण लगभग ग्रह की भांति दिखाई देते हैं, ग्रह से मिलते जुलते हैं, परंतु उनका या तो आकार ग्रह के बराबर नहीं है, कहने का मतलब या तो उनका द्रव्यमान ग्रह के बराबर नहीं है, या फिर वे स्वयं की
स्वयं की परिक्रमण परिक्रमण कक्षा नहीं रखते हैं, यानी कि उनके पास या तो स्वयं की परिक्रमण कक्षा नहीं है या फिर उनका आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें ग्रह माना जाए। बात समझ में आई क्या? वो क्या कहलाते हैं? बौने ग्रह कहलाते हैं। यानी कि लिखना चाहें अगर आप तो लिख सकते हैं कि ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड, पिंड जो जो ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की तरह, जो ग्रहों की तरह लक्षणों को व्यक्त करते हैं, लक्षणों को व्यक्त करते हैं लिख दीजिए, फिर धारण करते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लक्षणों को धारण करते हैं, करते हों, करते हों, किंतु किंतु या तो, किंतु या तो उनका आकार, उनका आकार, आकार ग्रहों की तुलना में छोटा है, ग्रहों की तुलना में, तुलना में छोटा है, या उनका स्वयं का परिक्रमण कक्षा, स्वयं की परिक्रमण कक्षा नहीं है, या उनकी स्वयं की परिक्रमण कक्षा नहीं है। ठीक है ना? या तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की तरह ही लक्षण प्रकट करते हैं या लक्षण धारण करते हैं, और किंतु किंतु उनका आकार ग्रहों की तुलना में छोटा है, या क्या चीज? या उनका स्वयं का परिक्रमण कक्षा नहीं है, वे क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? बौने ग्रह कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं, नहीं है तो लिखेंगे क्या? बौने ग्रह कहलाते हैं, बौने ग्रह कहलाते कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बच्चा, और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 5 बौने ग्रह की खोज की जा चुकी है। वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, जिनमें से पहला क्या है बेटा? प्लूटो है। क्या है? प्लूटो है पहला, प्लूटो है। दूसरा क्या है? जो दूसरा क्या है? इरिस है, इरिस। दूसरा क्या है? इरिस है। तीसरा है आपका ह्यूमिया, तीसरा है आपका ह्यूमिया। चौथा है बेटा मेकमेक, चौथा क्या है? मेकमेक। और जो पांचवा है वो है आपका सेरस। क्या है? सेरस। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्षुद्रग्रह में मैंने आपको बताया था कि सेरस सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है, लेकिन 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इसका जो आकार है, सेरस का जो आकार है वो, मतलब इसके जो लक्षण है वो ग्रह की भांति है, परंतु ये आकार में इतना बड़ा नहीं कि इसे हम ग्रह कह पाएं, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को प्लूटो के बारे में बताया था कि जो प्लूटो है बेटा, प्लूटो जो है वो, उसका द्रव्यमान तो है ग्रह के बराबर, लेकिन इसकी परिक्रमण कक्षा जो है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह वरुण के परिक्रमण कक्षा को काट रहा होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऐसे बौने ग्रह, ऐसे बौने ग्रह जो क्विपर बेल्ट में है, कहाँ पर है? क्विपर बेल्ट। क्विपर बेल्ट कहाँ पे है? वरुण ग्रह के बाद। ठीक है, ऐसे बौने ग्रह जो क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं उन्हें प्लूटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटाइड कहा जाता है। तो कहीं आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि ऐसे बौने ग्रह, ऐसे बौने ग्रह जो, ऐसे बौने ग्रह जो जो क्विपर बेल्ट, क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, प्लूटॉइड कहलाते हैं, प्लूटॉइड कहलाते
हैं, प्लूटॉइड कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने क्या बताया, बौना ग्रह क्या है? तो बौना ग्रह क्या होता है? ऐसे आकाशीय पिंड जो लगभग ग्रह की तरह लक्षण रखते हैं, किंतु या तो उनका आकार ग्रह की भांति नहीं है, या फिर उनकी स्वयं की स्वतंत्र कक्षा नहीं है, परिक्रमण कक्षा नहीं है। ठीक है, ऐसे ग्रह क्या, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? बौने ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं, जिनमें से पहला क्या है? प्लूटो, तीसरा, दूसरा क्या है? एरिस, तीसरा मैंने आपको बताया ह्यूमिया, मेकमेक और सेरस। ठीक है ना? ठीक है बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर ना? हाँ, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और एक नए पिंड की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग कॉमेट कहते हैं, यानी धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धूमकेतु कहते हैं। और बचपन में आप लोगों ने, यानी कि जो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एक पुच्छल तारे का नाम सुना होगा। तो धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। वो किस प्रकार कहा जाता है, आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए प्यारे मित्रों, बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, ताकि और अच्छा परफॉर्म आप कर पाए। ये क्लास लेने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ें, जैसे 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, तो आपको बेहतर सहूलियत होगी, समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं हम लोग बच्चा किसके बारे में? धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु के बारे में, यानी इसे क्या कहते हैं बेटा? कॉमेट। कॉमेट, ठीक है, धूमकेतु या कॉमेट। एक मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा दिखाई आपको नहीं दे रहा है, मैं फिर से नोट इसको लिख दे रहा हूँ। क्या चीज़ बेटा? धूमकेतु। पीछे यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे प्रीवियस क्लास अभी जो हो चुकी है, इस क्लास में जो हमने अभी कवर किया है, वहाँ पे यहाँ पे अगर कुछ मैंने लिखा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पॉज करके, पीछे करके मेरी आवाज़ को सुन करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो धूमकेतु जैसे कहते हैं बेटा क्या? कॉमेट। ये जो कॉमेट है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो मैंने भी आपको बताया था पीपर बेल्ट के बारे में, कि वरुण ग्रह के बाद, ये वरुण ग्रह है, इसके बाद एक बेल्ट होती है जिसे हम पीपर बेल्ट कहते हैं। तो इस पीपर बेल्ट में पाए जाने वाले जो पिंड होते हैं, वो कहलाते हैं बेटा कॉमेट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पिंड है, ये जो कॉमेट वाली जो बेल्ट है ना, जो ये आपका क्यूपर बेल्ट है, यहाँ पर जो पिंड हैं वे सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं अपने इस क्यूपर बेल्ट के सहारे। ठीक है ना, इस कक्षा के सहारे। और इस कक्षा में परिक्रमण करते हुए वे सूर्य के नजदीक से होकर गुजरते हैं। वे सूर्य के नजदीक से होकर गुजरते हैं, और उस उनके नजदीक, सूर्य के नजदीक से गुजरने के कारण वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो पिंड हैं, बेसिकली ये पिंड कैसे होते हैं? तो बर्फीले होते हैं, ठोस होते हैं, धात्विक होते हैं। तो ये बर्फीले पिंड होते हैं, तो ये एक प्रकार से गैसीय अवस्था में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि तरल में ना बदल के डायरेक्ट गैसीय अवस्था में उस पिंड का के कुछ भाग का रूपांतरण हो जाता है। और सन से आ रहे, सूर्य से आ रहे प्रकाश के कारण वह चमकीला दिखाई पड़ता है। चमकीला दिखाई पड़ता है, इसलिए कई बार इसे क्या कहते हैं? ये चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो गैस निकल रही होती है, उससे दो पूंछ बन जाती है। क्या बन जाती है? पूंछ। और सूर्य के प्रकाश से वो चमक उठती है, इसलिए इसे कई बार पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो कैसे होता है वो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका कॉमेट है। क्या है ये? कॉमेट। ठीक है, इसकी दो पूंछ होती है। क्या होती है? दो पूंछ होती है, दो टेल होती है। एक को कहते हैं बेटा डस्ट टेल। क्या बोलते हैं? डस्ट टेल बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं आयन टेल, ऑयन टेल। यानी कि एक होती है डस्ट टेल, दूसरा क्या होती है? ऑयन टेल। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा हेड। इसे कहते हैं हेड, और इसके सेंटर में होता है
न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको पहले देख लीजिए आप। क्लियर हुआ कि ये जो आपका कॉमेट है यानी धूमकेतु है, ये इसके दो पूंछें होती हैं, एक को कहते हैं आयन टेल, दूसरे को कहते हैं डस्ट टेल। ठीक है ना? तो यदि आपको लिखना हो कि धूमकेतु क्या है, तो उसके विषय में मैं आपको बताता हूं बच्चा कि धूमकेतु क्या होता है। ये क्विपर बेल्ट में पाए जाने वाले, क्विपर बेल्ट में पाए जाने वाले धात्विक चट्टानी और बर्फीले पिंड होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट क्या धूमकेतु के बारे में? जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, बस वेट बच्चा। यदि हम बात करें पहला पॉइंट की, तो पहला पॉइंट ये है कि ये क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्विपर बेल्ट में। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज क्विपर बेल्ट में पाए जाने वाले क्या हैं? धात्विक चट्टानी और ऐसे आपको याद होगा और बर्फीले पिंड हैं। क्या हैं? धात्विक चट्टानी और बर्फीले पिंड हैं। क्योंकि ये बर्फीले पिंड हैं, ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान, सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ये सूर्य के नजदीक, सूर्य के बिल्कुल निकटतम पहुंच जाते हैं। और जब ये निकटतम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? सूर्य के बहुत उच्च तापमान के कारण, मैंने आपको पिछले बताया ही, तो आप ये अगर नोट करना चाहें तो दो चीज होगा। तीसरी चीज क्या नोट करेंगे? तीसरी चीज नोट करेंगे कि सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान, सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ये सूर्य के निकटतम स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या होगा? उच्च तापमान के कारण इसके कुछ भाग गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? और परिवर्तित हो जाते हैं वे, तथा सौर पवन के प्रभाव में ये इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और अत्यधिक तापमान के कारण यह प्रकाशित होते हैं। यह अत्यधिक तापमान के कारण या प्रकाश के कारण यह प्रकाशित हो उठते हैं। एज इट इज लिखिएगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है ना? इसलिए हो उठते हैं, इसलिए इनकी पूंछनुमा आकृति का निर्माण होता है। अतः इसे या इन्हें कह लो, इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पुच्छल तारा भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर ना? इसलिए इन्हें कई बार क्या कहा जाता है बेटा? पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आयन टेल है, डस्ट टेल है, हेड है
और न्यूक्लियस है। ये कॉमेट की संरचना है, इसको नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब कुछ थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह में। क्या समझ लेते हैं बेटा? अंतर बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह। आप नोट कर लेंगे क्या? बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह में हम लोग अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चा। तो यदि बौने ग्रह की बात करें तो बौने ग्रह जो है वो कहीं भी प्राप्त होते हैं। पहला, कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं। इससे पहले लिखिए कि यह क्षुद्र ग्रह मेखला में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह केवल क्षुद्र ग्रह मेखला में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा, बौने ग्रह का आकार बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है भाई? ग्रह के नजदीक आकार होता है इनका। ठीक है, ग्रह से छोटा होता है आकार, लेकिन लगभग ग्रह के समान होता है, इसलिए आकार बड़ा होता है। किसका? बौने ग्रह का। इनका आकार क्या होता है? इनका आकार निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत भाई या फिर हम कह सकते हैं अपेक्षाकृत छोटा होता है। भाई छोटा ही तो होता है, 100 किलोमीटर व्यास वाले हैं, तो 100 किलोमीटर व्यास ग्रह की तुलना में कुछ नहीं, बौने ग्रह की तुलना में कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ना? तीसरा ये कि भाई बौने ग्रह जो होते हैं वो गोल होते हैं या लगभग गोल होते हैं, ठीक है ना? और इनका क्षुद्र ग्रह का जो आकार है बेटा, आकार वो भी आकार ही है। ठीक है ना? आकार लगभग गोल होते हैं या गोल होता है, आकार इसका निर्धारित नहीं होता है, आकार निर्धारित नहीं होता है। ठीक है ना? बात समझ में आई? आकार निर्धारित नहीं होता है। बौने ग्रह की यदि बात करें इसकी अवस्थिति के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो कहाँ पाया जाता है? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह मेखला में पाया जाता है। ठीक है ना भाई? और ये कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं क्षुद्र ग्रह। एक तो पाया जो जाता है क्षुद्र ग्रह या इस मेखला में, लेकिन आपने देखा था कि सेरस जो क्या है आपका? सेरस आपका भाई क्षुद्र ग्रह के श्रेणी, क्षुद्र ग्रह मेखला में है, लेकिन इसे क्या कहा गया? बौने ग्रह। तो भाई पहली बात तो क्यूपर बेल्ट में बौने ग्रह क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यूपर बेल्ट में स्थायी हैं। ठीक है, ये कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, कहीं भी मूव हो जाते हैं, कहीं भी चल रहे होते, कहीं भी चल देते हैं, ऐसे कह दो आप, कहीं भी चल देते हैं। ठीक है ना? ये दोनों में अंतर है कुछ, जिसके विषय में आप लोग को जानना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना? ये क्यूपर बेल्ट के सौर मंडल में स्थायी होते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्यूपर बेल्ट के सौर मंडल में स्थायी होते हैं, अस्थायी। ठीक है ना? क्लियर? इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक नए पिंड के बारे में। देखिए, मैंने क्या बताया अभी आपको? क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया, फिर मैंने बताया बौने ग्रह के बारे में, फिर दोनों की तुलना कर ली, है ना? लेकिन अब हम लोग चलते हैं बेटा एक नए पिंड जिसे हम कहते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का एवं उल्का पिंड, यानी कि मेटेर एंड मेटेोराइट। ठीक है, मेटेओर एंड मेटेोराइट के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के पिंड अस्तित्व में आए, उसी प्रकार से हमारे अंतरिक्ष में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, इसके अतिरिक्त कुछ और
छोटे छोटे मलबे बच गए जिनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया, वो मलबे जो हैं उन मलबों को ही क्या कहा गया है, मेटियोराइड कहा गया। ठीक है ना, मेटियोराइड कहा गया। हिंदी में हम उल्का 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 ही कहते हैं, इंग्लिश में इसके 3 नाम हैं, एक है मेटियोराइड, दूसरा है मेटियोर, तीसरा है मेटियोराइट। तो मेटियोराइड जो होता है वो हमारे अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे मलबे बचे होते हैं उन मलबों को मेटियोराइट कहा जाता है। और जब ये मलबे, ध्यान सुनिएगा, जब ये मलबे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब इसे उल्का या मेटियोर कहा जाता है, मेटियोर कहा जाता है, सॉरी, ठीक है, तब इसे मेटियोर कहा जाता है। क्लियर। फिर जब हमारे वायुमंडल में यह प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, विस्फोट हो उठता है। ठीक है, और इस विस्फोट के कारण आकाश में बिजली चमकती है और हम कहते हैं कि तारा टूट गया। ठीक है, और इसलिए इसे कई बार क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, इसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। क्लियर। और यदि ये मलबे बहुत ज्यादा बड़े हैं, इनका आकार बहुत ज्यादा है, तो ये पिंड में विस्फोट के बाद, जलने के बाद भी कुछ अंश बच जाता है, और जब वह अंश हमारी अर्थ पे आके गिरता है तो उसे कहते हैं उल्का पिंड, मेटियोराइट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलिए पहले। क्लियर। अब इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, 7 मिनट करते चलिएगा जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं। ठीक है, कि अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, एवं धूमकेतु के अतिरिक्त धूमकेतु के अतिरिक्त विशिष्ट अंतरिक्षीय मलबे पाए जाते हैं, और इन मलबों को लिख लो आप लोग, इन मलबों को मेटियोराइड कहते हैं। राइड, RIDE, ठीक है, METEORIDE, मेटियोराइड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो या फिर लिख लो तब वायु के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। विस्फोट ना लिख करके लिख लीजिए, इनमें आग लग जाती है। और जब इनमें आग लग जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, मीटियोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटियोर कहते हैं या उल्का कहते हैं। ठीक है ना, आग लग जाती है। इन्हें मैंने आपको बताया था भी, इन्हें टूटता तारा भी कहा जाता है, टूटता हुआ तारा, या क्या कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है ना, शूटिंग स्टार कहते हैं। और इस समय इसे क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। शूटिंग स्टार या फिर आप यही लिख लो, अथवा उल्का या मीटियोर कहते हैं। ठीक है,
फिर तीसरा पॉइंट आप लिखिए, तीसरा पॉइंट आप लिखिए कि यदि इनका आकार, यदि इनका आकार, यदि उल्का का आकार लिख लो, यदि उल्का का आकार बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, है ना, आकार अत्यधिक बड़ा हो, कर लो, चलो भाई अत्यधिक कर लो, अत्यधिक बड़ा हो, कुछ बच्चों की बात माननी चाहिए, अत्यधिक बड़ा हो तो तो अत्यधिक बड़ा हो तो यह तब वायुमंडल, तब इसका या इनका कुछ अंश, इनका कुछ अंश जलने के बाद भी बच जाता है, जलने के बाद भी, सॉरी, बाद भी बच जाता है, और जब यह पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उल्का पिंड कहते हैं, मिटियोराइट कहते हैं, मेटियोराइट कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि समझ में आई? क्लियर ना? अब इन उल्का पिंडों का अध्ययन, इन उल्का पिंडों का उपयोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप, फिर मैं समझाता हूँ। उल्का पिंडों का अध्ययन, उल्का पिंडों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए किया जाता है, समझने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? उल्का पिंड या उल्का के बारे में। तो बेटा, बौने ग्रह, क्षुद्र और क्षुद्र ग्रह, मैंने यहाँ लिखा है कि अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह के अतिरिक्त कुछ अंतरिक्षीय मलबे भी होते हैं। इन मलबों को हम मेटेओराइट कहते हैं, और जब ये मलबे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, तब इन्हें मिट्योर कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। ठीक है, और कई बार ये जो मलबे होते हैं इनका आकार अत्यधिक बड़ा होता है, और जब इनका आकार अत्यधिक बड़ा होता है तो आग लगने के बाद भी कुछ अवशेष बच जाते हैं, और जब वह अवशेष पृथ्वी से आकर टकराता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है, और आग लगने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो ग्रेविटी, जो अर्थ की हमारी ग्रेविटी है, वो उसे क्या करेगी? आकर्षित करेगी अपनी तरफ। जब आकर्षित करेगी तो वह पिंड आकर कहाँ गिरेगा? अर्थ पे। तो जब वह अर्थ से आकर टकराता है तब इस पिंड को, जिसे टकरा गया, तो इसे कहते हैं उल्का पिंड। और इस उल्का पिंड के अध्ययन से हम अपनी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बच्चा? क्योंकि हमारी पृथ्वी का निर्माण जब हुआ है तभी इन उल्का पिंडों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है ना? क्लियर ना? मतलब जिस प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी प्रक्रिया से उल्का पिंड, उसी प्रक्रिया से समस्त पिंडों का निर्माण हुआ है। कुछ पिंड छोटे रह गए, कुछ पिंड बहुत बड़े हो गए। ठीक है, तो कुछ पिंडों के अंदर विभिन्न प्रकार के गैसें पाई गई, हाइड्रोजन गैसें, वो संलयित हुई और विभिन्न प्रकार के स्टार बने। क्लियर हो रही है बात ना? बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आपको बताया बौने ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, और उल्का पिंड के बारे में, कॉमेट के बारे में, धूमकेतु के बारे में। यानी यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब बच्चा, हम लोग इस स्थिति में, इस अवस्था में आ गए हैं कि हम अब पृथ्वी का अध्ययन करें। जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि उल्का पिंड का अध्ययन हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की जो
घटनाएं घटित हो रही हैं उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।